जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल विज्ञापन संख्या 01/2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए रिटन एग्ज़ाम 7 अगस्त 2024 से स्टार्ट है और इसका फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी पैटर्न पर आधारित 60 प्लस जीके जीएस का प्रश्न लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? चित्तरंजन दास ने, जेपी कृपलानी ने, सुभाष चंद्र बोस ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो एक नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल ही सही जवाब है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है कि 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने, बी है मोहम्मद इकबाल ने, सी है चौधरी रहमत अली ने और डी है खलीकुज्मे ने। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, खलीकुज्मे, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर तीसरा प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 11 लाख व्यक्ति और 12 लाख व्यक्ति। बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, 10 लाख व्यक्ति, बिल्कुल ही सही जवाब है। 10 लाख व्यक्ति पर एक सीट आवंटित किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु है, यह कथन किसका है? बिपिन चंद्र पाल का, आर कोपलैंड का, आर.सी. मजूमदार का और डी है पी.ई. रॉबर्ट्स का। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु है, यह कथन किसका था? तो 4 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, आर कोपलैंड, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है कि वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में कब परिणत हो गई? पूर्व वैदिक काल में, गुप्त काल में? बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है उत्तर वैदिक काल में और डी है मौर्य काल में। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, उत्तर वैदिक काल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न है कि बुद्ध के अनुसार निम्नलिखित में से किससे निर्वाण की प्राप्ति होती है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण, बिल्कुल ही सही जवाब, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न कि महाभारत में सर्वप्रथम भागवत धर्म का उल्लेख किस पर्व में किया गया? उद्योग पर्व में, वन पर्व में, भीष्म पर्व में और युद्ध पर्व में। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, भीष्म पर्व, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति था? वृत्ताकार, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार और आयताकार। बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है? प्राचीन जो श्रावस्ती नगर था उसका आकृति कैसा था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, अर्धचंद्राकार, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्रश्न है कि 9 मुसलमान निम्नलिखित में से कौन थे? दिल्ली के पास बसे मंगोल के वंशज जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था। इस्लाम स्वीकार करने वाले हिंदू, खलजी सुल्तान और इलबरी सुल्तान। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं कि दिल्ली के पास बसे मंगोल के वंशज जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था, यही 9 मुसलमान है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 10 प्रश्न की 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? ऑप्शन नंबर ए है महिपाल को, बी है लक्ष्मण सेन को, सी है शशांक को और डी है गृहवर्मन को। बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, लक्ष्मण सेन, बिल्कुल ही सही जवाब है। और बख्तियार खिलजी के द्वारा ही नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़वाया गया था और ध्वस्त करवाया गया था, जला दिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति कृष्णदेव राय ने लिखी थी? कविराज मार्गा, उषा परिणाम, अमुक्त मल्याद और कथा सरिस्तागा। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनमें से कौन सा साहित्य कृति है जो कि कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया था? 11वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, अमुक्त मल्याद, बिल्कुल ही सही जवाब है। कृष्णदेव राय किस वंश के थे? तो ये तुलुवा वंश के थे, याद रखिएगा। दक्षिण विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी और सबसे ज़्यादा राज्य को विस्तार करने वाला शासक थे। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? हरिहर प्रथम ने, बुक्का ने, कृष्णदेव राय ने और सलुवा नरसिंह ने। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बुक्का प्रथम, बिल्कुल ही सही जवाब है। 13वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बेहद ही सिंपल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? मिजोरम का, पुडुचेरी का, गुजरात का और राजस्थान का। जल्दी से कमेंट कीजिए। 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, राजस्थान, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? शेरपा नेपाल से, थारू उत्तराखंड से, टोडा दक्षिण भारत से और जुलू उड़ीसा से। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जुलू उड़ीसा से सही सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है? एल्युमिनियम का, कैल्शियम का, नाइट्रोजन का। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो कैल्शियम की होती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिए। जितने भी स्टडी आपके पास ग्रुप है, टेलीग्राम है या व्हाट्सएप है, उसमें इसको प्रयास कीजिएगा शेयर करने के लिए। 16वां प्रश्न है कि संसार का आर्द्रतम स्थान कौन सा है? चेरापूंजी, मासिनराम, सिंगापुर और बायलिन। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? संसार का सबसे आर्द्रतम स्थान कौन सा है? तो मासिनराम है। किस राज्य में है? तो ये मेघालय में है, याद रखिएगा। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि बेतार संचार पृथ्वी के सतह को निम्नलिखित द्वारा परिवर्तित किया जाता है? क्षोभ मंडल, संताप मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नलिखित द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो 17वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सी बता रहे हैं, आयन मंडल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा पर नहीं है? बरगी बांध, ओंकारेश्वर बांध, इंदिरा सागर और बाण सागर। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? तो 18वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर डी बता रहे हैं, बाण सागर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? 1945 में, 1946 में, 1947, 1948। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 19वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर डी बता रहे हैं, 1948, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संसार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है? सहारा, गोभी, थार और कालाहारी। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? संसार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है? तो 20वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, थार मरुस्थल, बिल्कुल ही सही जवाब है। ये कहाँ पर है? तो ये भारत में है। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन और उत्पादकता दोनों में हुआ? ज्वार में, मक्का में, चावल और गेहूं में। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? हरित क्रांति के तहत सबसे अधिक किस फसल में उत्पादन हुआ? सबसे ज़्यादा उत्पादन में वृद्धि हुआ। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, गेहूं बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका उत्पादन में 3 गुना वृद्धि हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा?
यानी मानव के द्वारा चंद्रमा पर पहला पैर कब रखा गया था? 1953 में, 1963, 71 और 69। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो नील आर्मस्ट्रांग द्वारा 1969 में चंद्रमा पर पहला पैर रखा गया था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ब्रिक्स विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ब्राज़ीलिया है, शंघाई है, नई दिल्ली है, जोहान्सबर्ग है। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, शंघाई बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी ने 1867 से 1868 में भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना बताया था? 1 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया और 100 रुपया। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867 ईस्वी में भारत के प्रति व्यक्ति आय कितना निकाले थे, कितना बताए थे? तो 24वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सी बता रहे हैं, 20 रुपया, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है, भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र से तात्पर्य किसको ऋण देने से है? कृषि को, लघु एवं छोटे उद्यम को, निर्बल वर्ग को और उपयुक्त सभी। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र से तात्पर्य किस को ऋण देने से है? तो कृषि को भी है, लघु एवं छोटे उद्यम को भी है, दुर्बल वर्ग को भी है, यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि केलकर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कब से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया? अप्रैल 1984 से अप्रैल 1985, ऑप्शन नंबर सी है अप्रैल 1986 और अप्रैल 1987। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, अप्रैल 1987, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है आयात के गुणों से, निर्यात के गुणों से, विदेशी व्यापार गुणक से और भुगतान संतुलन से। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है, किससे संबंधित है? तो 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, भुगतान संतुलन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शेयर बाजार में सटोरियो नहीं है? तिजरिया, मंदरिया, दलाल और स्टैग। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या कौन सा है? निम्न में से कौन शेयर बाजार में सटोरियो नहीं है? तो 28वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सी बता रहे हैं, दलाल, बिल्कुल ही सही जवाब है। शेयर बाजार में किसी प्रकार का दलाल नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न कि जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वह केंद्रीय मंत्री रह सकता है, कितने माह या वर्ष के लिए रह सकता है अगर वह व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है? तो बताइए 1 वर्ष, 6 माह के लिए, 3 माह के लिए और 1 माह के लिए। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, 6 माह के लिए, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1956 में, 1856 में, 1957 और डी है 19, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के लिए इस आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 1956 में, और इस आयोग के तहत 14 राज्यों का गठन किया गया था भाषा के आधार पर। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है, किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक पदाधिकारी भारत के राष्ट्रपति होते हैं, भारत का प्रधानमंत्री होते हैं, समाज कल्याण मंत्री होता है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष होते हैं। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, भारत का राष्ट्रपति के हाथ में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 32 नंबर कि अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? जल्दी से बताइए 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? प्रश्न कह रहा है कि अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत अगर कोई
प्रस्ताव पारित किया जा रहा है तो किससे अधिक समय तक प्रवृत्त नहीं रखा जा सकता, 1 माह, 3 माह, 6 माह और 1 वर्ष। तो 32वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर डी बता रहे हैं यानी 1 वर्ष बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होना चाहिए 50 सदस्य, 60 सदस्य, 80 सदस्य या लोकसभा के कुल सदस्य का 10%। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 33वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, लोकसभा के जितने सदस्य हैं उसके 10%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 34वां प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 34वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, अनुच्छेद 350 के का बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 1 ग्राम ईंधन के जलने से जो मुक्त ऊष्मा होता है उसको क्या कहा जाता है। तो 35वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर डी बता रहे हैं ऊष्मीयमान बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातक पदार्थ है, चीनी, नौसादर और नमक। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातक पदार्थ है, तो नौसादर है। ऊर्ध्वपातज मतलब क्या होता है कि जब इसको हम जलाएंगे तो ठोस से डायरेक्ट गैस में हो जाएगा और गैस से डायरेक्ट यहाँ पर ठोस में हो जाएगा, उसको ऊर्ध्वपातक पदार्थ कहा जाता है। नौसादर हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब होता है ऊर्ध्वपातक पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि किस अम्ल का उपयोग शिक्षा संचायक बैटरी में किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। किस अम्ल का प्रयोग शिक्षा संचायक बैटरी में किया जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि बरसात के दिनों में चमड़े पर उगने वाले कवक होता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बरसात के दिनों में चमड़े पर उगने वाला कवक होता है, कौन सा होता है। तो 38वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सी बता रहे हैं यानी पेनिसिलियम बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है कि किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा था। विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B12 और विटामिन डी। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है। तो 39वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ए बता रहे हैं विटामिन सी बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न की जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है। आम, पपीता, अमरूद और कैथ। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जेली बनाने हेतु निम्न में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है। तो 40वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सी बता रहे हैं अमरूद बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि रासायनिक रूप में सूखी बर्फ़ क्या है। एक ठोस सल्फर डाइऑक्साइड है, अशुद्ध जल से बनी बर्फ़ है, बर्फ़ का साधारण नमक मिश्रण है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। रासायनिक रूप से जो सूखी बर्फ़ होता है उसको क्या बोलते हैं। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। बयालीसवां प्रश्न है कि दांतों पर जमी परतें बनी रहती है केवल भोजन के कणों से, भोजन के कण और थूक से, भोजन के कण, थूक और मुख अम्लों से और भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया ये सभी से बना रहता है। क्या बना रहता है। तो दांतों पर जमी परतें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है आपके सामने
कि स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्न में से मिलकर बनाया जाता है। यानी जो सुनार होता है उसके पास एक्वारेजिया होता है, तो जो एक्वारेजिया बनाया जाता है किसके किसके मिलाकर बनाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल को नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल। मतलब यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो एक्वारेजिया होता है नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिक्स रहता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि विद्युत उपकरणों में अर्थ उपयोग होता है खर्च को कम करने के लिए, क्योंकि उपकरण 3 फेज में काम करते हैं, सुरक्षा के लिए और फ्यूज के रूप में। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो विद्युत उपकरण होता है उसमें अर्थ यानी अर्थिंग बोलते हैं जिसको पृथ्वी के अंदर लगा रहता है, तो इसका उपयोग क्यों करते हैं? तो सुरक्षा के लिए करते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब। 45वां प्रश्न आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम और आर्किमिडीज का सिद्धांत। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। 45वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, रॉकेट जो होता है न्यूटन का तृतीय नियम पर कार्य करता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। रॉकेट पीछे की तरफ धक्का देता है और आगे की तरफ बढ़ता है, ये न्यूटन का तृतीय नियम है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायु दाब बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, वायु दाब घट जाता है। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 46वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, वायु दाब ऊपर जाने पर घट जाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि किस राज्य को पहले नेफा के रूप में जाना जाता था? नागालैंड को, मणिपुर को और अरुणाचल प्रदेश को। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्न में से किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 48वां प्रश्न है, लुफ्थहांसा किस देश की विमान सेवा है? जापान का, जर्मनी का, फ्रांस का और इटली का। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? लुफ्थहांसा किस देश की विमान सेवा है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, जर्मनी बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि मैला आंचल किसकी उत्कृष्ट रचना है? महादेवी वर्मा का, सुभाद्रा कुमारी चौहान का, आचार्य प्रसाद द्विवेदी का और फणीश्वर नाथ रेणु का। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मैला आंचल किसकी उत्कृष्ट रचना है? तो 49वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर डी बता रहे हैं, फणीश्वर नाथ रेणु बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न देख लेते हैं, किसकी मृत्यु के बाद से शहीद दिवस मनाया जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? किसकी मृत्यु के पश्चात शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी का देहांत हुआ और उन्हीं के देहांत के जिस दिन हुआ उसी के रूप में 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। ये सेशन आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और इसका अगर PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।